ज़ुलेवाला कारोबार और कारोबार की दुनिया की तारीख में सबसे खूबसूरत वाक़या जो मुझे दुनिया की तारीख में मिला है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको। और मैं चाहता हूँ कि आप सब कारोबारी लोग जो बिज़नेस करते हैं, मैं क्योंकि बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ बिज़नेस करने वालों की, हम ये सब मजलूम तबके हैं। बुनियादी तौर पे कारोबारी तबका सबसे मजलूम तबका है पाकिस्तान में। कैसे? पाकिस्तान में अंधेरा उजाला ड्रामा बनता है, उससे पुलिस का इमेज अच्छा हो जाता है। पाकिस्तान में अल्फा ब्रेवो चार्ली बनता है, उससे फौज का इमेज अच्छा हो जाता है। पाकिस्तान में एक ड्रामा था जिसमें साजिद साहब थे, उससे पता लगा कोई असिस्टेंट कमिश्नर भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में वाहिद तबका बिजनेसमैन है जो टैक्स देता है, जो मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करता है, जिससे इंपोर्ट जो है वो कम होती है, एक्सपोर्ट बढ़ती है, मुल्क का जीडीपी बेहतर होता है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, जहां पाकिस्तान में हर शुबे की ब्रांडिंग होती है, कारोबारी तबके को एज हीरो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। दुनिया की कारोबार की हिस्ट्री में एक ऐसी हकीकत मैं आपके सामने रखने लगा हूं जिससे आप इनकारी नहीं हो सकते। अब आप दुनिया देखते हैं तो आपको पता लगता है कि दुनिया का सारा कारोबारी तबका, उनकी सबसे बड़ी एसेट उनका कारोबार नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत, एसेट, क्रेडिबिलिटी है। ये इतनी ताकतवर चीज होती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान हारता है हिरोशिमा और नागासाकी की वजह से, और एटम बम गिरता है और दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान इंसानों का हो जाता है एटम बम की वजह से, कि आज तक वहां अपाहज बच्चे पैदा हो रहे हैं। उस वक्त में भी जापान सरेंडर करके वेपन गिरा के एक बात का सिर्फ वादा ले लेती है उनकी हुकूमत, उनका जो उस वक्त का हेड ऑफ स्टेट होता है। वो कहता है जी सब कुछ कर दीजिए, हमें तालीम पे कंप्रोमाइज नहीं करना। वेपन छीन ले, टैंक छीन ले, सब कुछ छीन ले, फौज छीन ले, तालीम हमसे ना छीने। क्यों ना छीने? आप तालीम नहीं छीनेंगे, हम वो बन जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। लिहाजा वही होता है, एक सिंपल प्रिंसिपल पे पूरा जापान खड़ा होता है जी, एक सिंपल प्रिंसिपल पे। और वो प्रिंसिपल क्या होता है? वो प्रिंसिपल ये होता है कि पूरी कौम ने एक काम पे अमल करना है सिर्फ। और मैं आपको फिर कहूं, इस वक्त भी पूरी कौम, पूरी बिजनेस कम्युनिटी, और ये तहरीक अगर हम सियालकोट चैम्बर से शुरू करें तो ये तहरीक शुरू की जा सकती है। तहरीक क्या थी? उन सब ने मिलकर बैठ के सोचा कि हम कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट पे चलेंगे। मतलब क्या है इसका? हर दिन पहले से बेहतर, हर दिन पहले से बेहतर हालत में, हर जिंदगी के शोबे में पहले से बेहतर हालत में। लिहाजा सिर्फ 15 साल के बाद हालत यह थी कि दुनिया की किसी भी चीज पे मेड इन जापान लिखा होता था वो बिक जाती थी। और आज हालत यह है कि आप जापानी गाड़ी जरा इस्तेमाल करके देखें, आप लोकल क्रोला, स्विक, ट्यूसन, ये सब गाड़ियां भूल जाएंगे। आपको आज से 8-10 साल पुराना मॉडल क्राउन का लेके देखें, आप टीवी जापानी लेके देख लें, आप एक सुई और ब्लेड। चंद दिन पहले एक साहब जापान से आए, उन्होंने कहा जी दुनिया का बेस्ट कटर जो पेपर कटर है, जो डिजाइन है वो जापान ने किया, मुझे तोहफा देके गए। यकीन करें मेरे सारे कटर मैंने कूड़े में फेंक दिए, वो एक कटर काफी था। कमाल किसका था? उन्होंने सिर्फ एक चीज पे काम किया, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। हजूरी वाला जापान वालों को कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट पता लगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एटम बम गिरने के बाद। हम कितने बदकिस्मत हैं कि यही सबक तो 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ा दिया था। और वो क्या था? वो था मोमिन का आज का दिन उसके पिछले दिन से बेहतर होता। हम जैसे कल होते हैं वैसे ही आज होते हैं, और परसों भी हमारा कल भी ऐसा ही होता है। पाकिस्तान कब बदलेगा? सर आप बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। पाकिस्तान किसी पहाड़ का, दरिया का, रेगिस्तान का नाम नहीं है, ये 22 करोड़ की सोच का नाम है। और जो भी कोई इतराज करता है ना मेरे जैसे बोलने वाले पे भी, कासिम अली शाह साहब लेक्चर से क्या होता है? मैं कहता हूं अगर कुछ ना होना होता तो इस शहर में मेरा मुर्शिद पैदा हुआ था इकबाल, उसकी शायरी थी, उससे नया मुल्क बन गया था। नया पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? मैं नए पाकिस्तान को भी नाम दे रहा हूं मुस्तकबिल का पाकिस्तान। मैं उस पाकिस्तान को नाम दे रहा हूं, ये मेरी कंपेन का नाम है मंजिल पाकिस्तान। ये हो नहीं सकता कि जिस इकबाल के शेर में का और के ऐड नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान का ख्वाब देखे ऐसा पाकिस्तान, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये जेर तामीर अभी बनना है, ये अभी बनना है। और अगर बनना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। आप पहले से खुद को बेहतर बनाएं, जिंदगी के किसी एक शोबे में पहले से खुद को बेहतर बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर शोबे में पहले से बेहतर बनाएं।
आपके पास आपकी फील्ड का नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, आपकी आदतें वो होनी चाहिए जो बड़े लोगों की हैं, आपकी सोच वो होनी चाहिए जो बड़े लोगों की है। हदीस सुन लीजिएगा, वाकया सुन लीजिएगा। तारीख का रावी लिखता है, राकिम लिखता है कि नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तिजारत, देखिए बिजनेसमैन की तो सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी क्या है कि हुजूर ने तिजारत की है। देखिए हमारा प्राइड ये होना चाहिए, हमारा प्राइड ये नहीं होना चाहिए मेरे पास कितने बिलियंस पड़े हैं, हमारा प्राइड ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास मिलियंस डॉलर कंपनी है, हमारा प्राइड ये नहीं होना चाहिए मैं टैक्स सबसे ज्यादा देता हूं, हमारा प्राइड ये होना चाहिए हम बिजनेस करते हैं क्योंकि ये मेरे नबी की सुन्नत से है। हुजूर वाला नबूवत से पहले एक दफा ऐसा हुआ, ये वाकया मैं सुना रहा हूं आपको, हवाला भी दे दूंगा। एक दफा ऐसा हुआ कि एक मेले में आपने 20 ऊंट ये सेल करने थे, बेचने थे, और एक मुलाजिम साथ था। एक ऊंट उनमें से लंगड़ा था, एक ऊंट लंगड़ा था। तो कुछ ऐसा हुआ कि आप मौजूद नहीं थे और गुलाम को आप कह के गए थे कि ये ऊंट सस्ता बेचना, लेकिन जब सौदा हो रहा होता है तो बाज़ औक़ात जल्दी होती है, आप कभी कोई चीज डील डन करनी होती है, तो ये ईमेल के जमाने से जरा निकले, माजी में जाके व्यापार को सोचे तो हम फौरी तौर पे, या अभी आज प्रॉपर्टी लेनी हो, आप एक ऐसी ऑफर करते हैं, आप कहते हैं मैं डाउन पेमेंट देना है तो मुझे सस्ती दे, तो उस वक्त बार्गेन बड़ी तेजी के साथ हो रहा होता है। तो जल्दी में उस मुलाजिम ने क्या किया, वो 20 के 20 ऊंट सालम सही समझ के एक कीमत पे बेच दी। हजूर वापस आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आके पूछा है कि क्या बना उनका, जी बिक गए हैं। और बिके किस तरह है, बिके इस तरह है कि सब एक ही रेट पे। हजूर, राकिम लिखता है, रावी लिखता है कि हजूर घोड़े पे बैठे और भाग, और वो जो काफिला था वो यमन से आया हुआ था, उसे रोका जाके, तो रोकने के बाद उन्हें कहा कि आपने जो ऊंट हमसे खरीदे हैं उसमें से एक ऊंट अपाहज है। वो यमन वालों ने कहा कि हमें यमन के जितने ताजर आते थे उन्होंने बताया था कि अगर कुछ भी सौदा करना है तो एक नामे नामी ऐसा है जो कहता है वो करता है, वो नामे नामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है क्रेडिबिलिटी। यमन में तस्करे हो रहे हैं। आप अगली बात सुनिएगा, हजूर ने उसके पैसे वापस दे दिए, आधे पैसे वापस दे दिए, वो काफिला चला गया। जब नबूवत का ऐलान हुआ तो यमन से आने वाले काफिलों में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वही काफिला, वही लोग सबसे पहले थे। हजूर, लोग ईमान बाद में लाते हैं, पहले आप पे ईमान लाते हैं, पहले आपकी जात पे यकीन करते हैं, प्रोडक्ट पे यकीन बाद में आता है। और जिस बंदे ने अपनी जुबान देकर उससे वो फिर गया, यानी उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। मैं सवाल करता हूं, हजूर का कैसा उम्मती है? हजूर का उम्मती तो वो होना चाहिए जो घाटे का सौदा इसलिए करे कि उसमें नफा पड़ा हुआ है, जो नुकसान इसलिए करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तनद हदीस क्या है जरा सुनिएगा। ये फिर मेरा ख्याल है कि हर बिजनेस, हर ताजर के लिए एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सच्चा ईमानदार ताजर क़यामत के दिन अंबिया, सदकीन और शोहदा की सफ में खड़ा होगा। हजूर, चीची कटाए बगैर, गला कटाए बगैर, शोहदा, सदकीन, अंबिया की सफ में कौन खड़ा है? वो जो ईमानदार ताजर है। आज सवाल यह है कि ताजर ईमानदार क्यों नहीं रहा? एक बात याद रखिएगा, बाज़ औक़ात जिसको हम नफ़ा समझ रहे होते हैं वो नुकसान होता है, और बाज़ औक़ात जो नुकसान होता है वो नफ़ा होता है। ये खबर नहीं होती। वो ज़ात जो नवाजने वाली ज़ात है वो आपको घाटे में से फ़ायदा दे दे और फ़ायदे में से घाटा दे दे। इंसान की सबसे अजब जबिल्लत और आदत जो है ना वो जल्दबाजी है। ये वाहिद आदत है जिसको एड्रेस करने के लिए कुरान पाक में हुक्म सबर करो, सबर करो, सबर करो कितनी बार है? 103 बार। तिजारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक है जो मेरे नबी ने बता दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो क्या है? क्रेडिबिलिटी। आपकी फैक्ट्री है कि नहीं है? ह्यूमन रिसोर्स 2000 है या 2 लोग हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हैं कि नहीं पड़े? आपका अगर व्यवहार ठीक है, आप पे एतबार किया जा सकता है, आपकी बात पे एतबार किया जा सकता है। आज आप सिफर है, आप सिफर से 100 हो जाएंगे, 100 से अरब हो जाएंगे। लेकिन आप अरब पे हैं, आप अरबोपति हैं, आपकी बात पे एतबार नहीं किया जा सकता, आपकी वैलिडिटी हट जाती है, क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, यकीन नहीं रहता। आज क्या पूरे पाकिस्तान का मसला क्या है मुझे बताइए? सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हमें डाउट है जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है। हमें शक है
कि जो बताया जा रहा है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें इस हालत में हम चले गए जहनी तौर पे, अगर समाजियात को पढ़िए तो जिस माशरे में ये डायलॉग और जुमला ज्यादा बोला जाता है कि तुसी सही कह रहे हो, वाकई सही गल है, वो माशरा जवाल की तरफ इशारा कर रहा होता है। अब जाइए दुनिया देखिए, जो बात जुबान पे है वही है। आप जाइए, आपका मोबाइल जाके गुम हो जाए जापान में, आपका कोई क्रेडिट कार्ड कहीं गिर जाए, आपके दरवाजे तक कैसे चल के पहुंचेगा? वहां खुदा का खौफ नहीं है, वो सिस्टम की ताकत, और सिस्टम की ताकत के साथ ग्रूमिंग के जरिए उन मॉरल्स पे चले गए हैं कि कोई रात के 2:30 बजे भी इशारा काटने को तैयार नहीं है। हुजूर वाला और हम कलमा गो होके, उम्मत होके, हमारी हालत यह है कि आप ग्रीन पासपोर्ट की जरा क्रेडिबिलिटी देख लीजिए दुनिया में कहां पर। लॉ एंड ऑर्डर में जरा चले जाइए, दुनिया में देख लीजिए क्या हालत है। आप अपने साथ वो सलूक देख लीजिए। एक्सेप्शन है कि मैं तुर्की गया हूं, कुछ जगह पे गया हूं जहां पाकिस्तानी सुन के उठ के खड़े हो जाते हैं, वो भी हमारे पुराने एहसान है। बाकी आप हालत देख लीजिए, तू हो रही है। क्यों हो रही है? सिर्फ एक चीज हमने गवा ली है, क्रेडिबिलिटी। ये 4 सालों में हमने ई कॉमर्स की कंपेन चलानी शुरू की। आप जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें क्या आया? वो कहते हैं हमारे बच्चे काम नहीं लेते, डिलीवरी नहीं करते। सर ऑर्डर ले लें, डिलीवर ना करें, नाम किसका खराब हो रहा है जी? मुल्क का खराब हो रहा है। एक इदारे का एक बंदा गलती करता है, इमेज किसका खराब होता है? पूरे इदारे का हो जाता है। खानदान का एक बच्चा, उसमें 302 का मुकदमा होता है, पूरा खानदान मुंह छुपाता फिरता है। खानदान का एक लड़का 496 AB उस पर होता है अगवा का, और उसके बाद पूरा खानदान मुंह छुपाते फिरता है। सर मेरा ख्याल ये है कि एक बिजनेसमैन को जो चीज सबसे ज्यादा सेव करनी चाहिए, बचानी चाहिए, वो क्रेडिबिलिटी है। अब आ जाते हैं कि हमारे करने के काम क्या है। पहली आपसे करने वाले कामों में दरखास्त ये है कि बिजनेसमैन की सबसे बड़ी शान जो है वो ये है कि वो बिजनेसमैन है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहा है। सिर्फ नीयत ही तो बदलनी है। दूसरी बात, उसकी कमाई क्या है? उसकी क्रेडिबिलिटी कमाई है, कारोबार एक्सपेंशन कमाई नहीं है। तीसरी बात मैंने कही है कि रोना धोना जरा कम करें, यकीन करें, शुक्र बढ़ा के देखें। वो कुरान में कह रहा है, देखें न्यूटन कहता है कि अगर छलांग लगाएंगे टांग टूट जाएगी आपकी। अल्लाह कह रहा है शुक्र अदा करो, मैं और दूंगा। शुक्र अदा करने का मतलब क्या है? शिकवा खत्म करें, गिला खत्म करें, जो है उसके होने के एहसास को बढ़ाएं। यकीन करें, जब आप यहां से जाएंगे ना तो अपनी गाड़ी में बैठते हुए जरा महसूस कीजिएगा ये गाड़ी आप डिजर्व करते हैं। पानी पीते हुए ये शुक्र अदा कीजिएगा, ये निगलने के पट्टे आपके अपने हैं, ये कितना शुक्र है। उठ के खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, शुक्र अदा कीजिएगा। औलाद है, शुक्र अदा कीजिएगा। बैंक की स्टेटमेंट मंगा के शुक्र अदा कीजिएगा। आपकी एक्सपेंशन है काम कारोबार की, शुक्र अदा कीजिएगा। तो करने का पहला काम वो ये है कि आप गिला निकाल दीजिए, शुक्र अदा कीजिए। दूसरी गुजारिश क्या है? दूसरी गुजारिश है वासिफ अली वासिफ साहब की कोटेशन, जुमला, और उसमें बड़ी हिकमत है। मैं हैरान हूं कि वासिफ साहब ने छोटा सा जुमला और ये कितनी उसमें गहरी बात कह दी है। वासिफ साहब का कहना है, फरमाना है, अगर छत गिरने लगा तो क्या करो? भाग जाओ। और अगर आसमान गिरने लगा तो रुक जाओ और उसको पुकारो जिसका आसमान है। वो रिजू की हालत होती है। सर इस मुल्क पे आसमान गिरा हुआ है, छत नहीं गिरा हुआ। आप जरा हमारे चैलेंज मुल्क के देख लीजिए, शदीद बिग क्राइसिस है पॉलिटिकल। जिनकी भी उम्र 80 साल से ज्यादा है, मैंने 10 बंदे ऐसे ढूंढे हैं काबिल लोग, उनके जाके मैंने इंटरव्यू लेके देखे हैं। उनसे मैंने पूछा क्या आपके 74 साल में इससे ज्यादा बदतरीन हालात पाकिस्तान में हुए? मैं मुल्क की बात कर रहा हूं। अब शुक्र की हालत नहीं है, समझने की हालत है। 10 के 10 लोगों ने कहा कि इससे ज्यादा बुरे हालात हमने मुल्क में नहीं देखे। पॉलिटिकल क्राइसिस, पोलराइजेशन। यार जितना हमें जुनूनी शायद मजहब के मामले में होना चाहिए था, उतना जुनूनी हम अपनी पार्टी के लिए हो गए। आप हालत देख लें कि कोई बंदा अगर इस्लाह की बात करता है तो पूरी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको गाली निकलनी शुरू हो जाती है। आप सच बोल दें, जरूरत ही नहीं है। हालत यह है कि कोई बंदा, मिसाल लीजिए कि डिप्टी कमिश्नर है तो असिस्टेंट कमिश्नर इसलिए सच नहीं बोल रहा कि मुझे मुअत्तल कर देगा। तो यार आप जिसका खौफ रखते हैं उसको आप इलाह मान रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। खौफ तो अल्लाह का रखना चाहिए, और अल्लाह के खौफ रखने के बाद आपको बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, सच बोलते हुए और तरीके से बोलना चाहिए कि यह हकीकत है। आप हालत देख लीजिए, हम बंदों को राजी कर रहे हैं, रब को राजी करना भूल चुके हैं। एक इस मुल्क के बड़े ताकतवर शख्स, मुझे किसी ने वाकया सुनाया, किसी प्रॉपर्टी टाइकून, उसने कुछ साल पहले की बात है, मैं नाम तो नहीं करैक्टर्स के लूंगा, उसने कहा इस मुल्क के 2 बड़े नाम लैके उन्हें कि क्या मेरी जेब बिचे, दूजा मेरी ऐस जेब बिचे, मेरे मसले फिर नहीं हल हो रहे।
वो कहता है वो जो हमारा दोस्त था उसने कहा XYZ चोई साहब मलक साहब जो भी कहा, उसने कहा एक इस जेब में है, एक इस जेब में है, मसले का हल सजदे में है। खुदा के बंदो, पाक जात सिर्फ रब की है और मासूम जात नबी की है। आपके लीडर, हम सब के लीडर, हमें मानना पड़ेगा वो इंसान है। उन्हें उतार समझ लेना, उन्हें आखिरी हर्फ समझ लेना, ये जुर्म है, ये गुनाह है। जाके ढूंढ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है। इलाह का मतलब होता है एक ऐसी जात जिस पे अपना आप वार दिया जाए। सर वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, वो रब के अलावा कोई नहीं है। वो नबी रसूल पैगंबरों ने भी सजदे किए हैं। जब रब के अलावा कोई नहीं है तो हम कहां से गलती कर बैठे कि हम अपने लीडर्स को और अपनी पार्टी को, ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मेरे दर्द को जरा समझिए यार। अब हम हर वक्त शक करने को तैयार होते हैं इसको कह रहा है हम वो समझने को तैयार हैं जो हमें समझ आ रहा है, हम वो सुनने को भी तैयार नहीं होते जो सुनना चाहिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुदारा रैशनैलिटी पैदा करें। ये रैशनैलिटी आपके इलामा मोहम्मद इकबाल मेरे मुर्शद को इतनी पसंद थी कि दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले उन्होंने मार्फिन का इंजेक्शन नहीं लगवाया था। जाके तारीख पढ़ लें। उन्होंने कहा था ये जो एक्सपीरियंस है जिसको मौत कहते हैं, इसको मैं बेहोशी की हालत में नहीं करना चाहता। ये है आपका मुर्शिद इकबाल जिसका मैं दीवाना हूं। ये है वो इकबाल जिसको पता है कि होशो हवास में कलमा पढ़ के और आखिरी नाम मोहम्मद लेके दुनिया से जाने से क्या होता है। और आप दौले शाह के चूहे बन गए माफी के साथ, आप दमादम मस्त के अंदर माफी के साथ, यानी जिन्हें जिथे लाया उधर ही टूर पे हो। वो आपका मुर्शिद इकबाल कहता है कि शऊर सबसे बड़ी चीज है, फिर इश्क आता है, फिर रूह का दर्जा आता है। आप बिल्कुल ब्लाइंड फेथ पे चल पड़े। वो तो शऊर की बात करता है। मेरे एक दोस्त है, वो सियालकोट से उनका ताल्लुक है, जवाद साहब, और वो बिजनेसमैन है, रूस में होते हैं। उन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन किया मेडिटेशन का। ये सर सुनने वाली बात, जी कोर्स ज्वाइन किया तो वंस उनकी जो टीचर थी रशियन थी। उस टीचर ने रशियन में उससे कहा कि तुम कहां से हो। उसने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा पाकिस्तान से तुम कहां से हो। उसने कहा सियालकोट से। वो उठ के खड़ी हो गई। उसने कहा आई रिस्पेक्ट सियालकोट बिकॉज ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल। दुनिया को पता है इकबाल क्या है, करने वाला काम क्या है जी। ये इसको जरा बड़े दिल से सुनिएगा बात को, इसको हमदर्दी से मुझे सियालकोट का समझ के महसूस कीजिए। ये बात कहने लगा, खुदा के लिए छुरी से, कटरी से, फुटबॉल से जरा आगे निकल के सोचें। दुनिया IT पे चली गई है। इंडिया के इस वक्त सबसे बड़ी उनकी जो स्ट्रेंथ है पैसा कमाने की, आपके दुश्मन मुल्क, वो देखे ना, मोदी कह रहा है कि पाकिस्तान जगह जगह कशकोल लेके जा रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए। हम अभी तक बैठे जी फुटबॉल जरा साडा है। आप जरा सोचे ना, दुनिया ई-कॉमर्स में चली गई है, हमें ई-कॉमर्स का पता ही कुछ नहीं है। दुनिया चली गई है जनाब, आप के एक ईमेल करते हैं, हमें ईमेल करनी कोई नहीं आती, हमें बंदे रखने पड़ते हैं मैं बताना सिर्फ चाह रहा हूं, इस सियालकोट में पोटेंशियल है। पहले माशाल्लाह बड़े एहसान है सियालकोट के, इकबाल बहुत बड़ा एहसान है, बिजनेस का बहुत बड़ा एहसान है, स्मॉल इंडस्ट्री बहुत बड़ा एहसान है। मैं आपको ख्वाब देके जा रहा हूं आज, इस सियालकोट को पाकिस्तान का ई-कॉमर्स का हब बना दें। इसको सिलिकॉन वैली बनाएं आप। इस सियालकोट को, दुनिया में 2.5 लाख वेबसाइट बन रही हैं पर मंथ। सर पाकिस्तान का कोई 1% रोल नहीं है उसमें। इंडिया से बनवा लेते हैं, दूसरे मुल्कों से बनवा लेते हैं। आप अपने इस पूरे शहर को, इस यूनिवर्सिटियों को, इस कॉलेजेस के बच्चों को ई-कॉमर्स सिखाएं, उनको IT सिखाएं। आप मुझे क्यों जानते हैं? उसकी वजह ये व्हाट्सएप है, उसकी वजह फेसबुक है, उसकी वजह यूट्यूब है। चंद लोग होंगे जो जिन्होंने दुनिया का आर्टिकल पढ़ा होगा, एक्सप्रेस का आर्टिकल मेरा पढ़ा होगा, फैमिली मैगजीन पढ़ा होगा, बाकी सब कहां से जानते? टीवी पे भी कम देखा होगा, हालांकि मैं आता हूं हफ्ते में कितने दिन, लेकिन ज्यादातर जानते होंगे अपने मोबाइल फोन की वजह से। मैं आप सब बिजनेसमैनों को अगली बात कहना चाह रहा हूं कि अपने बिजनेस को ई-कॉमर्स और डिजिटली स्ट्रांग करें, उसकी मॉडर्न मार्केटिंग सीखें। सर वो दौर खत्म हो गया जब आप एक इश्तिहार बनाते थे, वो दौर खत्म हो गया कि होर्डिंग, बैनर, पोस्टर। मैं एक मजदूर बंदा हूं, सारी जिंदगी ट्यूशन पढ़ा के ऊपर आया हूं। मैं खुद अपने हाथों से लेवियां लगा के पोस्टर लगाता रहा हूं। आपकी भी कहानी मेरी जैसी होंगी। ये बैनर्स मैं खुद लगाता रहा हूं। जमाना बदल गया है सर, डिजिटल दौर आ गया। इस डिजिटल चीजों को सीखें, इस मॉडर्न वर्ल्ड को सीखें और इसमें जदीद हूं। अगली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने 5 साल के गोल्स एंड टारगेट्स लिख लें और उसमें पाकिस्तान को शामिल करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि पाकिस्तान की अवाम
एक तबका खास अमीर होता जा रहा है, पाकिस्तान गरीब होता जा रहा है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह ऑनरशिप कोई नहीं है। मैं कॉमन सिविल सर्वेंट का पढ़ाने गया तो उन पूरी क्लास को मैंने असाइनमेंट दी कि अपने गोल्स लिख लें 10 साल के। मैं दुख के साथ कह रहा हूं, ये खिदमत करनी है भी हम सिर्फ लफ्जों में लिखते हैं, सारे टारगेट अपने होते हैं सिर्फ, यानी अपनी बोटी के लिए अगेन माफी के साथ कह रहा हूं, सभी बकरा ज़बह करी जा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे दरखास्त है 5 साल के अपने गोल्स एंड टारगेट्स लिखें और उन 5 साल के गोल्स एंड टारगेट्स में पाकिस्तान, मैंने तो टॉप नंबर 1 कर दिया जिसको, मैंने तो नंबर 1 इसको कर दिया। अल्लाह से दुआ मांगी है, अल्लाह के हवाले किया औलाद घर, 50 दिन के लिए निकल पड़ो। और ये आप जरा सोचे, आप तकलीफ का लेवल जरा अंदाजा लगाए ना, फिर बातें सुननी पड़ती हैं। 256 लेक्चर हैं जी मेरे अगले 50 दिनों में, पैसे कमाने के लिए लेक्चर देते हैं। खुदा का यार खौफ खाएं, ये गला बैठा हुआ है, ये तहज्जुद से उठे हुए काम कर रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं, और आपके लिए नहीं कर रहे, उसके लिए कर रहे हैं क्योंकि उसने वादा किया मैं कदरदान हूं। फिर भी बातें सुनते हैं। मैं तो शुक्र, ये मेरा गेन है, ये गालियां गेन होती हैं। जरा सोचिए कि उसकी बारगाह में कितनी कबूलियत होती होगी कि मेरे लिए खा रहा गाली। मैं कसम खाने को तैयार हूं इस पाकिस्तान के लिए, मुझे 100 गालियां सुननी पड़े मैं खाऊंगा। मुझे इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए अगर 100,000 गालियां सुननी पड़े, पूरी कंपेनें मेरे खिलाफ चल जाएं, मैं आपको साफ कह रहा हूं, मैं गालियां सुनूंगा, कंपेनें बर्दाश्त करूंगा इस मुल्क के लिए। और मैं आपको आखिरी बात आज की कह दूं, जलालुद्दीन रूमी का यह जुमला है, अल्लाह ने जिसको रुसवा करना होता है उसकी बदकिस्मती ये होती है कि वो इज्जतदार के साथ पंगा ले लेता है, फिर खुद ही रुसवा हो जाता है। रुसवाई किसी को अगर मिलनी है, वो किसी तकद्दुस वाली जात के खिलाफ बात तो करके देखे, उसका कुछ बच जाए तो मुझे बताइएगा, मालूम हो जाएगा उसी वक्त। हुज़ूर वाला, इज्जतें और जिल्लतें अल्लाह देने वाला है। अगर ये फैसले ट्विटर पे होने होते तो हो चुके होते। वो इज्जत और जिल्लत का मालिक है, वो कुएं में गिराता है अपने एक नबी को, वहां से कहानी शुरू कर देता है। जरा सोचिए, वो मकड़ी का जाला जो कायनात की सबसे कमजोर चीज है, उससे कायनात के सबसे ताकतवर इंसान को बचा के दिखा देता है। वो जात है, करीम है, वो फजल वाला रब है जो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पलवाती है, उधर पलते हैं और इतनी बड़ी अंपायर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हुज़ूर वाला, आपसे दरखास्त है, उस अल्लाह पे, अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा तवक्कुल रखते हुए ये सब चीज़ें जो मैंने आपके सामने गोश गुजार की हैं, इनको फॉलो कीजिए।